हेलो स्टूडेंट्स आज हम साइकस के पार्ट 6 में इसके मेल और फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के साथ साथ फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट किस प्रकार होता है और इसके लाइफ साइकिल पैटर्न के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं साइकस के फीमेल गैमेटोफाइट या मादा युग्मोद्भिद की। The formation of female gametophyte is monosporic, that is, it develops from a single megaspore. जो हमारा साइकस का मादा युग्मोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट है वो एक मोनोस्पोरिक होता है। उसका डेवलपमेंट मीन्स एक सिंगल मेगास्पोर या एकमात्र गुरु बीजाणु कोशिका से इसका निर्माण होता है। अब हम जानते हैं कि ये जो मेगास्पोर या गुरु बीजाणु है इसका फॉर्मेशन या डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द न्यूसेलस हमने लास्ट लेक्चर में ओव्यूल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। उसमें आपको बताया गया था कि ओव्यूल के सबसे बाहर की ओर इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट होते हैं और इसके सेंटर में न्यूसेलस रीजन होता है। ये जो न्यूसेलस की कोशिकाएं हैं इसमें से कोई भी एक कोशिका द न्यूक्लियस ऑफ वन ऑफ द सेल्स एनलार्जेस, किसी भी एक कोशिका का जो न्यूक्लियस है वो साइज में बड़ा हो जाता है। इट्स साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स बिकम डेंस और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो दूसरी कोशिकाओं के कंपैरिजन में डेंस हो जाता है। मीन्स इसके अंदर जो भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स हैं उनकी बहुत अधिक मात्रा मौजूद होती है। एंड इट ऑल्सो इंक्रीजेस इन इट्स साइज। तो जो कोशिका है न्यूसेलस की कोई भी एक कोशिका मीन्स दूसरी कोशिकाओं के कंपैरिजन में साइज में बड़ी हो गई, उसका जो न्यूक्लियस है वो भी बड़ा हो जाता है, साथ ही साथ उसका साइटोप्लाज्म भी डेंस हो जाता है। इस प्रकार की जो कोशिका है दिस सेल रिप्रेजेंट्स द मेगास्पोर मदर सेल। इस कोशिका को हम गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं, which divides reductionally to form 4 haploid megaspores arranged in a linear tetrads। अब ये जो मेगास्पोर है, मेगास्पोर मदर सेल है, इसके अंदर एक रिडक्शनल डिवीजन या मियोटिक डिवीजन जिसे हम अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं उसकी प्रक्रिया होती है, जिसकी वजह से एक मेगास्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स या गुरु बीजाणु बनते हैं जो कि एक लीनियर टेट्राड मीन्स एक सीधी रेखा में एक के ऊपर एक अरेंज होते हैं। तो मेगास्पोर या गुरु बीजाणु कहाँ बनते हैं? हमारे ओव्यूल्स में जो न्यूसेलस है उसकी सेंटर में कोई भी एक कोशिका मेगास्पोर मदर सेल के रूप में काम करती है और जिसके अर्धसूत्रीय विभाजन के परिणाम स्वरूप 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। आउट ऑफ दीज 4 मेगास्पोर्स द अपर 3 प्रेजेंट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड डीजनरेट्स। अब जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि एक स्पोर मदर सेल है। ये मेगास्पोर मदर सेल कौन सी है? जो न्यूसेलस की बाकी कोशिकाओं के कंपैरिजन में आकार में बड़ी है, इसका साइटोप्लाज्म डेंस है और न्यूक्लियस भी बड़ा हो जाता है। इसके अंदर जब एक मियोटिक डिवीजन या अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो इसमें 4 कोशिकाएं बनती है। इनमें से ऊपर की जो 3 कोशिकाएं हैं जो कि माइक्रोपाइलर एंड में होती हैं वो डीजनरेट हो जाती हैं, लीविंग ओनली द लोअर मोस्ट फंक्शनल मेगास्पोर और एम्ब्रियोसैक सेल। और इसके अंदर जो सबसे नीचे की कोशिका होती है जो चैलेजल एंड पर है वो फंक्शनल मेगास्पोर कहलाती है या जिसे हम एम्ब्रियोसैक सेल भी कहते हैं। दिस इज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। चूंकि युग्मोद्भिद या गैमेटोफाइट में जो कोशिकाएं होती हैं
वो हैप्लॉइड होती हैं, मीन्स उनके अंदर एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जैसे ही मियोटिक डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन हुआ, हमारी जो कोशिका है वो हैप्लॉइड हो गई, और ये जो हैप्लॉइड कोशिका है फीमेल गेमिटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। During the formation of endosperm, nucellus is utilized. अब जो हमारा मेगास्पोर है, इससे फीमेल गेमिटोफाइट बनेगा, क्योंकि जो मेगास्पोर है वो फीमेल गेमिटोफाइट की फर्स्ट सेल है। और फीमेल गेमिटोफाइट में एंडोस्पर्म होता है, और जैसे जैसे एंडोस्पर्म का निर्माण होता है उसके अंदर न्यूसेलस काम में आता है। तो जब हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके अंदर ज़्यादातर जो सेंटर का पार्ट था उसे हम न्यूसेलस कह रहे थे, लेकिन अब सेंटर में जैसे ही फीमेल गैमेटोफाइट बना, वहाँ पर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और न्यूसेलस धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाता है। और अगर हम फाइनली फीमेल गैमेटोफाइट को देखें, तो जो न्यूसेलस है वो बाहर एक पतली लेयर के रूप में दिखाई देता है, और सेंटर में सारा का सारा जो पोर्शन है उसे हम एंडोस्पर्म कहते हैं। ये एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। It should be noted that in gymnosperms, the endosperm develop before fertilization. जैसा कि हमने अभी देखा कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन की कोई प्रक्रिया नहीं हुई है, और फीमेल गैमेटोफाइट में सबसे पहले एंडोस्पर्म का ही निर्माण हो रहा है एम्ब्रोसेक के अंदर। तो ये जो एंडोस्पर्म है फर्टिलाइजेशन के पहले बन रहा है, मीन्स निषेचन के पहले बनता है, इसीलिए जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है। While in angiosperms it is triploid and formed after fertilization. जबकि एंजियोस्पर्म्स में हमने पढ़ा है कि वहाँ पर जो एंडोस्पर्म है वो फर्टिलाइजेशन या निषेचन के बाद में बनता है, और डबल फर्टिलाइजेशन के परिणाम स्वरूप बनता है, इसीलिए वहाँ पर जो एंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉइड होता है, मीन्स 3n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे एंजियोस्पर्म्स के एंडोस्पर्म में मौजूद होते हैं। जबकि हमारा जो जिम्नोस्पर्म्स है, जैसा कि साइकस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर एंडोस्पर्म निषेचन या फर्टिलाइजेशन के पहले ही बन गया है, इसीलिए वो हैप्लॉइड होता है। ये सारी स्टेजेस हम फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट की देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक सिंगल ओव्यूल है जिसके अंदर सारा जो सेंटर का पोर्शन है जिसे हम न्यूसेलस कहते हैं, इसमें कोई भी एक कोशिका दूसरी कोशिकाओं के कंपैरिजन में बड़ी हो गई है, जिसे हम मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। इसके अंदर एक मियोटिक डिवीजन या रिडक्शनल डिवीजन हुआ, जिसकी वजह से मेगास्पोर टेट्राड बनते हैं। अपर जो 3 हैं हमारे मेगास्पोर जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, और सबसे नीचे वाला जो मेगास्पोर है उसे हम फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। इस फंक्शनल मेगास्पोर के डिवीजन से हमारे फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है और एंडोस्पर्म बनता है, और इस दौरान न्यूसेलस बिल्कुल एक पतली लेयर के रूप में बाहर की तरफ रह जाता है, और बीच वाला सारा पोर्शन एंडोस्पर्म का होता है। तो इस तरीके से हमारे फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण एक सिंगल मेगास्पोर से होता है। अब जो मादा युग्मोद्भिद है उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर्चिगोनियम बनते हैं। अब हम देखते हैं कि आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। यहाँ पर सेंटर में हम देख सकते हैं कि 2 आर्चिगोनियम प्रेजेंट हैं। साइकस के एक ओव्यूल में ऊपर की तरफ 2 आर्चिगोनियम मौजूद होते हैं। ये जो आर्चिगोनियम है इनमें भी एंडोस्पर्म की जो कोशिकाएं हैं, ये सारा एंडोस्पर्म है। इसके ऊपर की जो कोशिकाएं हैं मीन्स मादा युग्मोद्भिद की सुपरफिशियल जो सेल हैं वो दूसरी सेल्स के कंपैरिजन में बड़ी हो जाती है, साइटोप्लाज्म थिक हो जाता है, और यहाँ पर इस सेल को हम आर्चिगोनियल इनिशियल कहते हैं, क्योंकि इससे आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होना है। इसके अंदर एक पेरिक्लाइनल डिवीजन या परिधीय विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 कोशिकाएं बनती हैं।
ऊपर वाली प्राइमरी नेक सेल और नीचे वाली सेंट्रल सेल। अब ये जो ऊपर वाली प्राइमरी नेक सेल है उसके एंटीक्लाइनल डिवीजन से दो कोशिकाएं बनती हैं। मीन्स हमारे साइकस का जो आर्चिगोनियम है वो एक हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ऊपर जो नेक सेल्स हैं उनका नंबर केवल 2 होता है और जो नीचे वाली सेंट्रल सेल है इस सेंट्रल सेल में भी एक डिवीजन होता है जिससे ऊपर की तरफ एक वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस और नीचे एक एग न्यूक्लियस का निर्माण होता है। तो आर्चिगोनियम एक बहुत ही छोटा सा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर 2 नेक सेल्स, एक वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस और एक एग न्यूक्लियस ये मौजूद होते हैं। इस तरीके के 2 आर्चिगोनियम हमारे जो साइकस के ओव्यूल है उसके माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनते हैं। स्टूडेंट्स, ये तो हमने बात की मादा युग्मोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। आइए अब हम पढ़ते हैं कि मेल गैमेटोफाइट या जो नर युग्मोद्भिद है उसका डेवलपमेंट हमारे साइकस में किस प्रकार से होता है। During the germination of pollen grain, the exine is ruptured and the inner intine comes out in the form of tube-like structure known as pollen tube. साइकस के मेल गैमेटोफाइट के अंदर ये जो माइक्रोस्पोर्स या लघु बीजाणु जो बने थे उसके डेवलपमेंट से नर युग्मोद्भिद का विकास होता है। तो सबसे पहले साइकस की जो माइक्रोस्पोर या लघु बीजाणु हैं उसकी जो आउटर कवरिंग है जिसे हम एक्साइन कहते हैं ये रप्चर होती है और यहाँ पर जो एंटाइन है, जो अंदर एंटाइन एंटाइन है वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के रूप में बाहर निकलती है। At this time, the generative cells divides and form a larger upper body cell and smaller lower stalk cell. ये जो डेवलपमेंट है जिसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं लोअर स्टॉक सेल और ऊपर की बॉडी सेल बनती है, ये हमारे पॉलिनेशन के बाद की प्रक्रिया है। पॉलिनेशन के पहले जो हमारा माइक्रोस्पोर है उसके अंदर सबसे पहले एक कोशिका के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है जिसके परिणाम स्वरूप सबसे छोटी एक प्रोथेलियल सेल लेंस नुमा एक प्रोथेलियल सेल बनती है जो कि आगे किसी भी प्रकार से हमारे जो नर युग्मोद्भिद या मेल गैमेटोफाइट है उसके डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करती है। इसके ऊपर एंथ्रीडियल सेल बनती है और ये जो एंथ्रीडियल सेल है बाद में जनरेटिव सेल और प्रोथेलियल सेल के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। इस जनरेटिव सेल से ही हमारे मेल गैमेट्स का निर्माण होगा। द pollen tube acts as hostorium to absorb food materials from the nucellus beside as sperm carrier। और ये जो pollen tube आप देख रहे हैं जो कि एंटाइन के मतलब एक्साइन के रप्चर होने के बाद एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ये एक हॉस्टोरियम के रूप में काम करती है। मीन्स इसका जो मुख्य काम है वो फूड को एब्जॉर्ब करना है। The body cell divides and form two naked, top-shaped, motile, multiciliated anthrozoids. The cilia are in 4 to 5 spirals. हमारी जो साइकस है उसके अंदर जो स्पर्म्स पाए जाते हैं वहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं और ये जो सीलिया हैं 4 या 5 चक्रों में, यानी कि ये स्पाइरली अरेंज हैं और जो स्पाइरल हैं मीन्स जो चक्र हैं वो 4 या 5 होते हैं। तो इस तरीके के टॉप शेप्ड स्पर्मेटोजॉइड्स हमारे साइकस के अंदर मौजूद होते हैं और एक जो हमारा माइक्रोस्पोर है इससे 2 स्पर्मेटोजॉइड्स बनते हैं। The male gametes of cycas are 180 to 210 micron in size and largest in the plant kingdom। अब जो हमारे साइकस के मेल गैमेट्स हैं वो पूरे प्लांट किंगडम में आकार में सबसे ज़्यादा बड़े होते हैं। द
pollen tube apex is ruptured and the male gametes are released into the archegonial chamber. हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि माइक्रोपाइलर एंड के नीचे की तरफ एक पॉलन चैम्बर मौजूद होता है। ये जो मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट है वो इसी पॉलन चैम्बर के अंदर होता है। अब जैसे ही इसके अंदर 2 स्पर्मेटोजॉइड्स का निर्माण हो जाता है, ये आर्चिगोनियल चैम्बर में रिलीज हो जाते हैं। Presence of multiciliated male gamete is the fern character shown by Cycas male gametophyte। और ये जो हमारे मल्टीसीलिएटेड स्पर्मेटोजॉइड्स हैं, साइकस के मेल गैमेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो स्टूडेंट्स, हम देख सकते हैं कि इस तरीके से एक सिंगल माइक्रोस्पोर से 2 स्पर्मेटोजॉइड्स का निर्माण होता है साइकस के नर युग्मोद्भिद में। अब अगर हम इसको एक समरी के रूप में देखें तो हम देखते हैं कि जो साइकस का मेल गैमेटोफाइट है वो कहाँ से शुरू हुआ? पॉलन ग्रेन में जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। क्योंकि गैमेटोफिटिक अवस्था या युग्मोद्भिद अवस्था हम उसे कहते हैं जिसके अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर हैप्लॉइड होता है। और जैसे ही मियोटिक डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन के बाद लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर्स का निर्माण हो जाता है तो गैमेटोफिटिक स्टेज स्टार्ट हो जाती है। इस माइक्रोस्पोर में एक सेल का जब डिवीजन होता है तो 2 कोशिकाएं बनती हैं, छोटी लेंस नुमा प्रोथेलियल सेल और बड़ी एंथ्रीडियल सेल। ये जो प्रोथेलियल सेल है वो मेल गैमेटोफाइट में आगे डिवीजन में भाग नहीं लेती है, मीन्स उसके डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करती है और इसमें किसी भी प्रकार का डिवीजन या विभाजन आगे नहीं होता है। एंथ्रीडियल सेल, इसके विभाजन से 2 कोशिकाएं बनती है, ट्यूब सेल एंड जनरेटिव सेल। यहाँ पर जो ट्यूब सेल है वो जब एक्साइन रप्चर होता है और इंटाइन एक ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है उस वक्त ये ट्यूब सेल उसमें चली जाती है। अब जो बचा हुआ हमारा सेल है जिसे हम जनरेटिव सेल कहते हैं, ये सेल है जिससे कि हमारे जो स्पर्मेटोजॉइड्स है या मेल गैमेटोफाइट का बाकी पार्ट डेवलप होता है। रिमेन्स डॉर्मेंट फॉर अबाउट 1 ईयर। अब ये जो हमारा पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर है, इस 3 सेल्ड स्टेज कौन कौन सी? एक प्रोथेलियल सेल, दूसरी ट्यूब सेल और तीसरी जनरेटिव सेल। इस 3 सेल्ड स्टेज में ही डॉर्मेंट अवस्था में लगभग 1 साल तक रह सकता है। मीन्स मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट भी बहुत टाइम लेता है। जैसा कि हमने साइकस के डेवलपमेंट में पढ़ा था कि इसके अंदर फोलिएज लीव्स का एक चक्र एनुअली आता है, मीन्स साल में 1 बार। इसी तरीके से मेगास्पोरोफिल भी बहुत धीरे डेवलप होते हैं, मीन्स 1 साल में 1 बार ही मेगास्पोरोफिल का चक्र आता है। तो इसी तरीके से जब हम मेल गैमेटोफाइट की बात करते हैं तो इस 3 सेल्ड स्टेज में हमारे जो माइक्रोस्पोर हैं वो लगभग 1 साल तक डॉर्मेंट स्टेज या प्रसुप्तावस्था में रह सकते हैं। अब जो बाकी का डेवलपमेंट है वो पॉलन ग्रेन्स के पॉलिनेशन यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट पर पहुंचने के बाद ही होता है। अब जैसे ही हमारे जो पॉलन ग्रेन्स हैं साइकस के ओव्यूल्स यानी कि फीमेल प्लांट तक पहुंचते हैं और पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो जाती है, अब जो बाकी का डेवलपमेंट है वो वहाँ पर होगा माइक्रोपाइल के बाद एंटर करने के बाद पॉलन चैम्बर में। ये जो जनरेटिव सेल है इसके अंदर डिवीजन होता है, इससे 2 कोशिकाएं बनती हैं, स्टॉक सेल और बॉडी सेल। ये जो बॉडी सेल है इसके अंदर फिर डिवीजन होगा और 2 स्पर्मेटोजॉइड्स बनते हैं। ये जो स्पर्मेटोजॉइड्स हैं, ये जो कोशिकाएं हैं वो कायांतरण के बाद हमारे बहुत सारे मल्टीसीलिएटेड टॉप शेप्ड स्पर्मेटोजॉइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने देखा कि साइकस में जो मेल गैमेटोफाइट या नर युग्मोद्भिद है उसका डेवलपमेंट बहुत टाइम लेता है। इसका आधा डेवलपमेंट तो बिफोर पॉलिनेशन हो जाता है और बाकी का आधा डेवलपमेंट आफ्टर
पॉलिनेशन हमारे ओव्यूल के अंदर होता है। अब हम बात करते हैं फीमेल गेमेटोफाइट के। अगर हम एक समरी के रूप में देखें तो यहाँ पर फीमेल गेमेटोफाइट का जो निर्माण होता है वो ओव्यूल के अंदर जो न्यूसेलस की कोशिकाएं हैं उससे होता है। साइकस के अंदर ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट होता है। इसमें न्यूसेलस की जो कोशिकाएं हैं इनमें से सेंटर की कोई भी एक कोशिका दूसरी कोशिकाओं के कंपैरिजन में बड़ी हो जाती है, जिसे हम मेगास्पोर मदर सेल या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। इसमें मियोसिस होता है, मीन्स रिडक्शनल डिवीजन। इसके बाद मेगास्पोर टेट्राड्स बनते हैं जो कि हैप्लॉइड होते हैं, क्योंकि मियोटिक डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप जो 4 कोशिकाएं बनती हैं वो चारों की चारों हैप्लॉइड होती हैं। इन चारों में से 3 डीजनरेट हो जाती हैं जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हैं। वो 3 जो गुरु बीजाणु हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं और सबसे नीचे का केवल एक 1 फंक्शनल मेगास्पोर बचता है। इसके डिवीजन से मेगास्पोर जो बचा है उसके डिवीजन से एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का निर्माण होता है। चूंकि हमारा जो साइकस का भ्रूणपोष फर्टिलाइजेशन या निषेचन के पहले बन रहा है, इसीलिए ये हैप्लॉइड होगा। इस एंडोस्पर्म की कोई भी सुपरफिशियल कोशिका आर्चिगोनियल इनिशियल बनाती है, मीन्स दूसरी कोशिकाओं के कंपैरिजन में आकार में बड़ी हो जाती है, साइटोप्लाज्म डेंस हो जाता है और इसका न्यूक्लियस भी आकार में बड़ा हो जाता है, जिसे हम आर्चिगोनियल इनिशियल कहते हैं। किसी भी जो हमारा साइकस का ओव्यूल है इसके अंदर ज़्यादातर ऊपर के पोर्शन में 2 आर्चिगोनियम बनते हैं। ये जो आर्चिगोनल इनिशियल है इसके अंदर एक पेरिक्लाइनल डिवीजन या परिधीय विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊपर की तरफ प्राइमरी नेक सेल बनती है जो बाद में 2 नेक सेल्स में डिवाइड हो जाती है। नीचे वाली सेंट्रल सेल, इसके अंदर 2 न्यूक्लियस बनते हैं। पहला ऊपर की तरफ वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस और नीचे एग न्यूक्लियस। तो जो साइकस है उसका आर्चिगोनियम हाईली रिड्यूस्ड है, सिर्फ 2 कोशिकाओं का बना। ऊपर की जो 2 कोशिकाएं हैं वो नेक सेल हैं और नीचे 2 न्यूक्लियस होते हैं, वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस। इस प्रकार से हमारे साइकस में मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है। ये जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट हैं इसके डेवलपमेंट के बाद फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया होती है। जैसा कि हमने पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन्स जब माइक्रोपाइल से अंदर की ओर पॉलन चैम्बर में एंटर करते हैं, बाकी हाफ जो डेवलपमेंट है हमारे मेल गैमेटोफाइट का वो यहाँ पर होता है। इसमें स्पर्मेटोजॉइड्स और साथ ही साथ पैरेलल यहाँ पर आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होता है। इस आर्चिगोनियम में एग सेल मौजूद होती है। स्पर्मेटोजॉइड्स आर्चिगोनियम के एग सेल से यूनाइट होकर के ऊस्पोर का निर्माण करते हैं और ये जो जाइगोट या ऊस्पोर है वो डाइकोट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया, निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, उसके बाद हमारा जो ओव्यूल है वो एक सीड में कन्वर्ट हो जाता है। अब ओव्यूल एज अ होल डेवलप्स इनटू द सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। It is very large, ovoid or globose in shape and attain a size of 2.5 to 5 सेंटीमीटर। चूंकि साइकस का जो ओव्यूल है उसका आकार बहुत बड़ा होता है, लगभग 5 सेंटीमीटर के करीब, तो इसके जो सीड्स होते हैं वो भी लगभग इतने ही आकार के होते हैं, क्योंकि जो ओव्यूल है पूरा का पूरा ओव्यूल ही हमारे साइकस में सीड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। सीड इज रेड टू ऑरेंज कलर्ड स्ट्रक्चर। ओनली 1 एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन ईच मैच्योर सीड। हमारा जो एम्ब्रियो हमारा जो सीड है उसके अंदर, एक सीड के अंदर केवल एक ही एम्ब्रियो मौजूद होता है।
टू कॉटिलिडन्स आर प्रेजेंट इन द एम्ब्रियो, और जो हम एम्ब्रियो है साइकस का वो डाइकॉट होता है, मीन्स जिसके अंदर दो कॉटिलिडन्स मौजूद होते हैं। एम्ब्रियो रिमेन्स सराउंडेड बाय द एंडोस्पर्म, चूंकि एंडोस्पर्म के अंदर ही आर्चिगोनियम बने हुए थे, जैसा कि हमने देखा था एंडोस्पर्म के सबसे ऊपर की तरफ आर्चिगोनियम थे, तो जो सीड है उसको भी सीड यानी कि जो हमारा एग सेल है जिससे कि एम्ब्रियो बना है वो भी एंडोस्पर्म से घिरा हुआ होता है। Endosperm stores a considerable quantity of food material for the growth of the embryo, और जो एंडोस्पर्म है वो हमारे एम्ब्रियो यानी कि कॉटिलिडन्स और ये एम्ब्रियो है उसके न्यूट्रिशन के लिए हमारे जो उसके डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन या पोषण प्रदान करता है। Seed remains covered by an outer thick fleshy layer, middle stony layer and the innermost papery fleshy layer। जैसा कि साइकस के ओव्यूल के स्ट्रक्चर में हमने देखा था, इसके बाहर की ओर आउटर फ्लैशी लेयर मौजूद होती है, इनर फ्लैशी लेयर और इन दोनों के बीच में मिडल स्टोनी लेयर मौजूद होती है। तो ओव्यूल ही जब सीड के रूप में कन्वर्ट हुआ है तो ये जो सीड की कवरिंग भी है वो भी इसी प्रकार की होती है। बस इसके बीच में जो फीमेल गैमेटोफाइट था वहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद एक डाइकॉट एम्ब्रियो बन जाता है। सो स्टूडेंट्स, हमने बात की कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट यानी कि स्पर्मेटोजॉइड्स और एग सेल के यूनाइट होने से जो निषेचन की प्रक्रिया के बाद सीड्स बन जाते हैं, मीन्स ओव्यूल सीड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो हमारा सीड है उसके जर्मिनेशन से साइकस के स्पोरोफाइट का निर्माण होता है, क्योंकि जैसे ही फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया होती है गैमेटोफिटिक स्टेज का अंत हो जाता है और स्पोरोफिटिक अवस्था यानी कि बीजाणुद्भिद जो अवस्था है वो प्रारंभ हो जाती है। ये जो सीड हैं वो जर्मिनेट करते हैं, मीन्स इनका अंकुरण होता है और हमारे साइकस का स्पोरोफिटिक प्लांट डेवलप होता है। द टेस्टा ऑफ साइकस सीड एमिट्स प्लेजेंट ऑर्डर एंड स्वीट इन टेस्ट। हमारे जो साइकस की सीड्स हैं उसमें एक बहुत अच्छी खुशबू होती है और टेस्टी होते हैं, तो ये जो हैं वो हमारे बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हैं। दिस कॉजेज इट्स डिस्पर्सल बाय बर्ड्स, क्योंकि सीड्स खाने में मीठे हैं इसीलिए बर्ड्स इनकी ओर अट्रैक्ट होते हैं और बर्ड्स के साथ साथ ही इनका डिस्पर्सल हो जाता है। द सीड remain variable for a few months. Under favorable conditions, the seed germinates into a sporophyte। और जो हमारे साइकस के सीड्स हैं वो कुछ महीने तक वायबल होते हैं और जैसे ही इनको सुटेबल कंडीशंस मिलती है ये जर्मिनेट कर जाते हैं या फिर अंकुरित हो जाते हैं। द सीड जर्मिनेशन इज साइकस इज हाइपोजियल, दैट इज द कॉटिलिडन रिमेन्स अंडरग्राउंड। यहाँ पर जैसा कि हमने देखा इसके सीड में दो कॉटिलिडन्स मौजूद होते हैं। ये जो कॉटिलिडन्स हैं वो अंडरग्राउंड ही रहते हैं जर्मिनेशन के दौरान एंड enclosed in the endosperm and absorb food for the growing embryo। और ये जो कॉटिलिडन्स हैं वो हमारे एंडोस्पर्म के अंदर होते हैं और डेवलपिंग एम्ब्रियो को पोषण प्रदान करने का काम करते हैं। The plumule form leafy shoot and radicle elongates into a tap root। और जब हमारे सीड का जर्मिनेशन या अंकुरण होता है तो प्ल्यूम्यूल से तो लीफी शूट बन जाती है और जो रेडिकल है वो रूट के अंदर डेवलप हो जाता है। इस प्रकार से हम डायग्राम में देख सकते हैं इसकी जो कॉटिलिडन्स हैं इसके प्ल्यूम्यूल से तो लीफी प्ल्यूम्यूल है उससे लीफ यानी कि शूट वाला पार्ट बन जाएगा और जो रेडिकल है उससे रूट्स बन जाती हैं और एक सीड साइकस के नए स्पोरोफिटिक प्लांट या बीजाणुद्भिद में डेवलप हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि साइकस के प्लांट में स्पोरोफिटिक अवस्था में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं और जो फीमेल प्लांट है उसके अंदर
मेगास्पोर्स बनते हैं। इनके डेवलपमेंट से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण होता है, जो निषेचन के बाद एम्ब्रियो बनाते हैं और इस एम्ब्रियो से वापस स्पोरोफिटिक स्टेज या बीजाणुद्भिद अवस्था आ जाती है। इस प्रकार से साइकस के एक फिक्स जीवन चक्र या लाइफ साइकिल होता है, जिसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। साइकस का जो प्लांट है डाइशियस है, मीन्स साइकस के अंदर मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होते हैं। चूंकि ये स्पोरोफिटिक प्लांट है, मीन्स बीजाणुद्भिद प्लांट है, तो इसके अंदर क्रोमोसोम्स 2n प्रकार के होते हैं। साइकस के मेल प्लांट में मेल कोन बनते हैं और फीमेल प्लांट में फीमेल स्ट्रोबिलस का निर्माण होता है। यानी कि फीमेल जो साइकस है उसके अंदर सिर्फ ओव्यूल्स का निर्माण होता है, जो कि साइकस के मेगास्पोरोफिल पर लगे हुए होते हैं। मेल कोन में माइक्रोस्पोरेंजियम मीन्स लघु बीजाणुधानियां मौजूद होती हैं, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में मियोसिस की प्रक्रिया होती है, जिसके बाद बहुत सारे लघु बीजाणु बनते हैं। अब अगर हम फीमेल प्लांट की बात करें, तो फीमेल प्लांट में जो मेगास्पोरोफिल या गुरु बीजाणुपर्ण है, उसके अंदर मेगास्पोरेंजियम लगे रहते हैं, जिसमें मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन से मेगास्पोर या गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इसमें एक सिंगल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक का निर्माण होगा, जिसके अंदर एग सेल मौजूद होती है और ये एग सेल हैप्लॉइड होती है। इसी प्रकार से जो लघु बीजाणु हैं यानी कि माइक्रोस्पोर हैं, इसमें एंथ्रोजॉइड्स का निर्माण होता है और ये जो एंथ्रोजॉइड्स हैं इसका मेल न्यूक्लियस ये भी हैप्लॉइड होता है। इन दोनों के यूनियन से फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया होती है, जिसके परिणाम स्वरूप डिप्लॉयड ऊस्पोर या जाइगोट बनता है, जो कि एम्ब्रियो में डेवलप होता है और ये एम्ब्रियो सीड के रूप में प्रोटेक्टेड रहता है। कुछ टाइम तक ये डोरमेंट स्टेज में रहता है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, ये सीड मेल और फीमेल हमारे बीजाणुद्भिद प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि साइकस के अंदर स्पोरोफिटिक स्टेज और गेमिटोफिटिक स्टेज ऑल्टरनेट एक के बाद एक चलती है। अब हम बात करते हैं साइकस की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या आर्थिक महत्व के बारे में। साइकस इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ फूड इन जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ ईस्ट एशिया, सदर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड सम अदर कंट्रीज। बहुत सारे एरियाज जो अभी हमने पढ़े, इनके अंदर साइकस एक बहुत ही रिच सोर्स ऑफ फूड माना जाता है। It is used in preparation of starch and alcoholic drinks. The starch extracted from its stem is called sago. साबूदाना जिसे हम कहते हैं वो भी साइकस का एक इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसी तरीके से कुछ अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में भी साइकस काम में लिया जाता है। In Japan, seeds and stem of Cycas revoluta are used for preparing wine. इसी प्रकार जापान में साइकस रिवोल्यूटा के सीड्स या बीजों से वाइन बनाई जाती है। The juice obtained from young leaves of Cycas sarcinalis is used in skin diseases, vomiting of blood and stomach disorders. और साइकस सर्सिलेनिस की जो यंग लीव्स हैं उनके जूस से बहुत सारी स्किन डिजीजेस, कोई भी स्किन की बीमारियां हो या फिर खून की उल्टियां या फिर स्टमक के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ जगह पर इनकी पत्तियों की जो जूस है उसे काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से द डिकॉक्शन ऑफ यंग रेड सीड्स ऑफ साइकस सर्सिनेलिस इज यूज्ड एज अ परगेटिव एंड एमेटिक। इसी प्रकार इसकी जो सीड्स हैं उनका जो गाढ़ा जूस मानते हैं जिसे हम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं, उस एक्सट्रैक्ट को भी उल्टी दस्त के इलाज में काम में लिया जाता है। टू रिलीव द हेडेक, गिडीनेस एंड
sore throat. The seeds of Cycas revoluta are prepared in the form of tincture and used. इसी प्रकार से साइकस रिवोल्यूटा से कुछ दवाइयाँ बनती हैं जो कि हेडेक, गिडीनेस मीन्स चक्कर आना और गले की खराश आदि को दूर करने के काम में आती हैं। मीन्स साइकस की बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं। Cycas revoluta and Cycas sarcinalis plants are grown for ornamental purposes in various parts of the world. ज़्यादातर जो हम गार्डन्स के अंदर साइकस देखते हैं वो इसी प्रकार से डेकोरेटिव प्लांट के रूप में काम में आते हैं। और द वुड ऑफ साइकस रिवोल्यूटा इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्मॉल बॉक्सेस एंड डिशेस। और साइकस की जो वुड है वो भी स्मॉल बॉक्सेस वगैरह बनाने के काम में आती हैं। Cycas leaves, being very large, are used for preparing baskets, mats, etc. जैसा कि हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ते वक्त ही देखा था कि साइकस की पत्तियां हैं उनका आकार बहुत बड़ा होता है और इसकी जो लीफलेट्स हैं बहुत हार्ड होती है क्योंकि एक जीरोफिटिक प्लांट है। तो इसकी जो पत्तियां हैं वो बास्केट्स और मैट्स वगैरह वगैरह बनाने के काम में भी ली जाती हैं। Cycas sarcinalis seeds are used in Democratic Campuchia as a fish poison। और कभी कभी साइकस जो सर्सिनेलिस है उसके सीड्स को फिश पॉइजन के रूप में भी काम में लिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बात की कि साइकस में मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट इनका स्ट्रक्चर क्या है और इसका डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। साथ ही साथ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से निषेचन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसमें एम्ब्रियो तथा सीड का स्ट्रक्चर क्या है और सीड का जर्मिनेशन किस प्रकार से होता है जिससे वापस साइकस के स्पोरोफिटिक प्लांट का डेवलपमेंट होता है। और आज के लेक्चर में हमने साइकस की जीवन चक्र या लाइफ साइकिल के साथ साथ साइकस की इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस और आर्थिक महत्व के बारे में भी पढ़ा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू।